हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑनेस्टी। सो आज का हमारा टॉपिक है पेरिटोनियल डायलिसिस एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था डायलिसिस एंड जिसकी एक टाइप है हीमोडायलिसिस, वो हमने स्टडी की थी। अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं की है तो प्लीज़ जाकर वीडियो चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखेंगे तो सेकेंड पार्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए पेरिटोनियल डायलिसिस स्टडी करते हैं। उससे पहले मैं रिपीट कर देती हूँ कि डायलिसिस का मीनिंग क्या होता है। अगर हम देसी लैंग्वेज में बोलें तो डायलिसिस का मतलब होता क्या है। डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, मतलब जो भी किडनी के फंक्शंस होते हैं वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, सो डायलिसिस इज अ प्रोसेस used to remove the fluid and uremic waste products from the body when the kidney is unable to do so. Okay, so आपको समझ में आ गया होगा। एक आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हो। एक डायलिसिस मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं डायलाइजर। डायलाइजर की हेल्प से ही हम ये सब प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब क्या होता है, देखो देखिए, हीमोडायलिसिस एक वर्ड आया। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में स्टडी करा चुकी हूँ ऑलरेडी। हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस में डिफरेंस क्या है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, उससे पहले आप दो वर्ड स्टडी करो। एक तो है डायलाइजर और एक है डायलिसेट। अब देखो, डायलाइजर एक मशीन है जिसके थ्रू हम यूरेमिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर पाते हैं। ठीक है। और प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है पूरा डायलाइजर मशीन की हेल्प से। और इस मशीन में एक फ्लूइड यूज होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डायलिसेट। तो डायलिसेट एक फ्लूइड है जो कि डायलाइजर मशीन में यूज होता है। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। हीमोडायलिसिस में हम डायलाइजर का यूज करते हैं, हीमोडायलिसिस के प्रोसेस में हम डायलाइजर यूज करते हैं। एंड पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसेट का यूज होता है। विद द हेल्प ऑफ डायलिसेट, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लूइड, हम ये फ्लूइड जो है एब्डोमिनल कैविटी में इंफ्यूज कराते हैं और उसकी हेल्प से ही यूरेमिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी होता है उन्हें एक्सक्रीट आउट करा पाते हैं बॉडी से। ठीक है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज पेरिटोनियल डायलिसिस। देखिए, पेरिटोनियल डायलिसिस के एम्स क्या क्या होते हैं। टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का मेन मोटिव यही है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट आउट, रिमूव करना है। ओके, टू एस्टेब्लिश नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखेंगे, जो कि अभी किडनीज नहीं कर पा रही हैं, तो हम पेरिटोनियल डायलिसिस की हेल्प से करते हैं। और पेरिटोनियल डायलिसिस एक आप बोल सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है उन पेशेंट के लिए जो कि किडनी फेलियर तो देखो ऑलरेडी उनका हो गया है, तभी तो वो डायलिसिस का प्रोसीजर करवा रहे हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस उन लोगों के लिए है, उन पेशेंट्स के लिए है जो कि विलिंग नहीं होते हीमोडायलिसिस के प्रोसीजर के लिए, तो हम उनका पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। और जो कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी रेडी नहीं होते, तो उनके लिए एक प्रोसेस है जो कि है पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, अब पेरिटोनियल डायलिसिस के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग ही हम पेरिटोनियल डायलिसिस के जो भी मेथड है उन्हें अप्लाई करते हैं। अब इनके डिफरेंट मेथड्स देख लेते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नेम भी स्टडी कर लेंगे सो दैट्स इनफ। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, फर्स्ट है APD, सेकेंड वन इज CAPD, ओके, थर्ड वन इज acute peritoneal dialysis. What is the difference between APD and CAPD? सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। APD means automated peritoneal dialysis। तो peritoneal dialysis के लिए मैंने एब्रिविएशन यूज कर दी है PD। ओके, CAPD means continuous ambulatory peritoneal dialysis।
ओके, लास्ट वन इज एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस, तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज की जाती है। एंड जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है कॉन्टिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस एंड ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। सो एपीडी एंड सीएपीडी में डिफरेंस क्या है? सो सीएपीडी में क्या होता है, देखिए सीएपीडी हम मैन्युअली करते हैं, ओके, और एपीडी में हम मशीन का यूज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक मैकेनिकल डिवाइस का यूज करते हैं। ओके, और अब आपको टाइम पीरियड बता दूं तो जो डायलिसेट का यूज होता है पेरिटोनियल डायलिसिस में, जो एक फ्लूइड का यूज होता है जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी में इंफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, यूरेमिक वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस होता है। तो डायलिसेट को जब हम एब्डोमिनल कैविटी में इंफ्यूज कराएंगे उसका टाइम पीरियड क्या है, डायलिसेट को हम एब्डोमिनल कैविटी में रखते हैं 4 to 6 आवर्स के लिए, एंड जो फिल्ट्रेशन का प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो 30 to 40 मिनट्स में हो जाता है। ये मैंने आपको एवरेज बताया है। ओके, सो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर होता है। सो देखो, डायलिसिस जैसे मैंने आपको बताया था, हीमोडायलिसिस में डायलिजर का यूज होता है जो कि एक मशीन है। पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसेट का यूज होता है जो कि एक फ्लूइड है जो कि डायलिजर में प्रेजेंट होता है। ओके, अब डायलिसेट हम लेंगे एंड उसे कंटेनर में हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है इससे कैथेटर जा रहा है, एब्डोमिनल कैथेटर, ठीक है, एब्डोमिनल कैथेटर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा तो एग्जाम टाइम में आपको मुश्किल नहीं होगी, इजीली सब आप समझ पाएंगे, आपको सब कुछ इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। ओके, डायलिसेट हमने लिया, एब्डोमिनल कैथेटर के थ्रू इन्फ्यूज हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी में। इन द पेरिटोनियल डायलिसिस, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। So in the peritoneal dialysis, dialysate is infused into the peritoneal cavity in which peritoneum जो लेयर है, जो लाइनिंग है, act as a filter या फिर act as a semi permeable membrane, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा उसका फिल्ट्रेशन हो पाएगा, ठीक है, और प्योरिफिकेशन का प्रोसेस हो पाएगा। अब देखिए पेरिटोनियम जो होती है वो कहाँ होती है, देखो सबसे पहले स्किन होती है, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस फैट, देखिए स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, आफ्टर दैट मसल होता है, मसल के बाद पेरिटोनियम, तो यहां तक हमें इंसर्ट करना है, स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, मसल, पेरिटोनियम, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमने डाल दिया कैथेटर, इंफ्यूजन हो चुका है डायलिसिट का। अब ड्वेल टाइम है, ड्वेल टाइम क्या होता है, एक नया वर्ड आपने सुना होगा, ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम क्या होता है, when dwell time is a time period when the dialysate is in the peritoneal cavity। जब डायलिसेट पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट रहता है उस टाइम पीरियड को हम ड्वेल टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब ड्वेल टाइम के बाद क्या होगा, अच्छा एक चीज और, जब डायलिसेट इंफ्यूज हो जाएगा तब जो आपको एक क्लैंप नजर आ रहे हैं, एक क्लैंप जो है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, क्लैंप जो है वो क्लोज हो गया है। अब ड्वेल टाइम के बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस फ्लूइड को 3 to 4 आवर्स या डिपेंड करता है आपके फिजिशियंस की क्या चॉइस है, 6 to 8 आवर्स भी एब्डोमिनल कैविटी में रखा जा सकता है डायलिसेट को। तो जब डायलिसेट प्रेजेंट होगा ड्वेल टाइम में, ड्वेल टाइम तो वही होता है जब डायलिसेट पेरिटोनियल कैविटी में है, तो आफ्टर द ड्वेल टाइम होगा क्या, कि जो क्लैंप आपको ये वाला नजर आ रहा है ये अनक्लैंप हो जाएगा और जो भी ड्रेनेज है पेरिटोनियल कैविटी से वो यहाँ हो जाएगी, और इसे हम बोल रहे हैं ड्रेनेज, जो भी फ्लूइड हुआ है ड्रेनेज के बाद वो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर इस तरीके से होता है जैसे आप देख सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको मैं बोर्ड पे पूरा लाइन टू लाइन नहीं लिख सकती हूँ, तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने इसे ड्रॉ किया है, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है
तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना है। प्रोसीजर किस तरीके से लिखा जाता है, पेशेंट की प्रिपरेशन करते हैं हम, पेशेंट की प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, पेशेंट को हमें साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, पेशेंट से कंसेंट ले लेंगे हम प्रोसीजर करने से पहले, और पेशेंट के वाइटल्स हमें रिकॉर्ड कर लेने हैं, ठीक है। और पेशेंट को इनकरेज करना है वो अपने बाउल को एम्प्टी कर दे, ओके। एंटीबायोटिक्स हमें प्रोवाइड करानी है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ओके। हेपरिन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टू प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। सो अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस एक्यूट भी हैं, क्रॉनिक भी हैं। एक्यूट मींस शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस, क्रॉनिक मींस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट में हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म एंड क्रॉनिक मींस लॉन्ग टर्म, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं। फर्स्ट है पेरिटोनाइटिस। अब देखिए पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम जो लेयर है वो ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है, एज अ फिल्टर एक्ट कर रही है, तो उसकी इंफ्लामेशन हो सकती है। जिस भी वर्ड का सफिक्स आइटस होता है, ITIS, इट मींस इंफ्लामेशन, और यहां पर पेरिटोनियम लेयर की इंफ्लामेशन हो जाएगी, ओके। तो पता कैसे लगेगा, हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेरिटोनियम लेयर की इंफ्लामेशन हो गई है ड्यूरिंग द पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसीजर के ड्यूरिंग, ओके। किस तरीके से हम पता लगा पाएंगे, तो देखिए जो भी डायलिसिस ड्रेनेज होगा, जहां मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया था, सो अभी हमने डायग्रामेटिकली स्टडी किया था, ठीक है, प्रोसीजर किस तरीके से होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ओके। सो देखिए जो डायलिसिस की ड्रेनेज हुई थी ना, उसकी जो अपीयरेंस होगी वो क्लाउडी होगी। जब क्लाउडी अपीयरेंस आपको शो हो जाएगी, इट मींस कि पेरिटोनियल लेयर की इंफ्लेमेशन हो गई है, ओके। सो पेरिटोनाइटिस की कंडीशन अराइज हो गई है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जो एब्डोमिनल कैथेटर था जो कि प्रोसीजर में यूज किया गया, उसे हम चेंज कर सकते हैं, कैथेटर को चेंज कर सकते हैं, कैथेटर हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके। सो ये तो थी एक कॉम्प्लिकेशन। सेकंड कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं जो कि एक्यूट ही है, वो है लीकेज। तो देखिए एब्डोमिनल कैथेटर हमने लगा रखा है, उसमें लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना है, कैथेटर को रिमूव कर देना है, और जो भी कैथेटर साइड थी उसे हील होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि साइड से ही लीकेज हो रही है। थर्ड है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी एज अ कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्रोनिक और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में देखो क्या आता है, एब्डोमिनल हर्निया। एब्डोमिनल हर्निया हो सकता है पेशेंट को। अब हर्निया क्या होता है, हर्निया आप बोल सकते हो एक बल्जिंग हो जाती है, ऑर्गन की भी हो सकती है, टिश्यू की भी हो सकती है, विद एन अबनॉर्मल ओपनिंग। हर्निया इज bulging of an organ or tissue with an abnormal opening, okay। so abdominal hernia as a complication arise हो सकती है, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है, जब हम डायलिसेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब ड्वेल टाइम चलता है, उस के ड्यूरिंग क्या होता है, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो हाई रहता है, और हाई रहने की वजह से ही हर्निया की कॉम्प्लिकेशन, हर्निया एज अ कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। सेकेंड है लोअर बैक पेन, जो कि एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, जो कि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है। लोअर बैक पेन पेशेंट को रह सकता है, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको कॉम्प्लिकेशंस क्लियर हो गई होंगी। सो आज हमने किया पेरिटोनियल डायलिसिस। नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग केयर, आई डोंट थिंक कि समझाने की जरूरत है किसी को भी, क्योंकि अभी जो भी स्टूडेंट सेकंड ईयर में टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में उन्होंने एनसीपी बनाना सीख लिया होगा, एंड नर्सिंग केयर प्लान उन्होंने स्टडी किया होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से राइट डाउन करते हैं वो भी उन्होंने सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो कुछ भी मुझे नहीं लगता उनको समझाने की जरूरत है।
फिर भी अगर आप बोलेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं नर्सिंग मैनेजमेंट आपको बता दूंगी, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बता दूंगी नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से हम लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो आज हमने किया पेरिटोनियल एनालिसिस। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर क्लियर आउट करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।